अध्याय 4 का नाम है लोकतंत्र की उपलब्धियां। लोकतंत्र की क्या सब उपलब्धियां हैं। अध्याय 4 है। फ्री टेस्ट देंगे हम asanbiharboard.co.in पर जाकर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल करेंगे। मैट्रिक के साथ ही हम नौकरी की भी तैयारी करेंगे। इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है, फालतू की बातें कम है, जितनी काम की चीज़ें हैं उतनी ही चीज़ें हैं। चित्र को देखो, ये जो चित्र है, जब तुम इस चित्र को देखोगे तो तुम समझ जाओगे लोकतंत्र की क्या उपलब्धियां हैं। सबसे पहला देखो क्या है, डेवलपमेंट, विकास होना चाहिए। मुट्ठी बंधी हुई है, यानी सारे लोग एक हो करके सत्ता में कार्य कर रहे हैं, नौकरी प्राप्त कर रहे हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका है, विकास हो रहा है, सारा चीज़ है। इसी चीज़ को हम देखेंगे। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या हमारे लिए है। तुम लोग वीडियो को पॉज करो और यहाँ से यहाँ तक उतार लो, ये तुम्हें काम आएगा। इससे बाहर नहीं पूछेगा और मैं क्या करूँगा, इसी सब चीज़ों का एक एक करके व्याख्या करूँगा। तो चलो व्याख्या करते हैं। क्वेश्चन है, देखो लाइन क्या है उसको मैं पढ़ता हूँ। लोकतंत्र अन्य सभी शासन व्यवस्थाओं से बेहतर है। सवाल है कैसे। पहला पॉइंट है, इसमें लोग स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव में भाग लेकर अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। शिक्षा के प्रसार के कारण लोग अपने मताधिकार का प्रयोग बढ़ चढ़ कर रहे हैं। इसमें अभिवंचित वर्ग के लोग भी उम्मीदवार बनते हैं। इसने राजनीतिक एवं अन्य असमानता को पूरी तरह से समाप्त तो नहीं किया है, परंतु कम जरूर किया है, यानी असमानता पहले की तरह बनी नहीं रही है। इस सभी चीज़ों को अब हम एक एक करके देखते हैं। चलो देखते हैं। पहला क्या कहता है, लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है और जितनी भी शासन व्यवस्था है दुनिया में, उन सभी शासन व्यवस्थाओं से यह बेहतर है। अब क्या सब शासन व्यवस्था है, तानाशाही है, अधिक नायकवाद है, साम्यवाद है, सारे व्यवस्था में लोकतंत्र बेहतर है। अब सवाल आता है कि यह कैसे बेहतर है। तो देखो, इसमें लोग जो है स्वतंत्र होकर के स्वतंत्र हैं, किसी के अंदर नहीं है, और निष्पक्ष चुनाव है। चुनाव किसी का पक्ष नहीं है, कोई भी व्यक्ति जीत सकता है और कोई भी व्यक्ति हार सकता है। लोग जिसे पसंद करेंगे वो जीत जाएगा। उसमें भाग लेते हैं सारे लोग और अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। अभी 2024 का आम चुनाव होने वाला है। 2024 क्या है, आम चुनाव होने वाला है 2024 में। तो ये क्या है, स्वतंत्र है। यह जो निर्वाचन आयोग है, यह किसी के अंदर नहीं है, यह स्वतंत्र होकर के काम कर रहा है। सारे राजनीतिक दलों के लिए समान अवसर है और निष्पक्ष है। ऐसा नहीं है कि ये बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाएगा, ऐसा नहीं है ये कांग्रेस को फ़ायदा पहुंचाएगा, ऐसा नहीं है कि ये जदयू को नुकसान पहुंचाएगा। यह निष्पक्ष है, किसी के पक्ष में नहीं है। तो इस चुनाव में क्या होगा, सारे युवा, महिला, बूढ़े सभी अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। भाई हमको अपना सांसद चुनना है, ठीक है। कोई जमुई में सांसद चुनेगा तो कोई हाजीपुर से सांसद चुनेगा, सभी अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। और अब क्या है, शिक्षा का प्रसार हो रहा है। शिक्षा के प्रसार के कारण क्या है, सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पहले क्या होता था, बहुत लोग वोट नहीं डालते थे, लेकिन शिक्षा का जो प्रसार हुआ है, सबको पता है उनका वोट एक सरकार बनाएगा जो उनके जीवन को बदल देगा। तो सभी मताधिकार का प्रयोग बढ़ चढ़ कर रहे हैं। दूसरा देखो, इसमें अभिवंचित वर्ग के लोग भी उम्मीदवार बनते हैं। अभिवंचित, यहाँ है वंचित। पहले क्या होता था, जो दलित होता था उसको ना वोट देने दिया जाता था और ना चुनाव में खड़ा होने दिया जाता था, लेकिन अब वो भी उम्मीदवार बनते हैं। रोसड़ा जो विधानसभा है वो सुरक्षित विधानसभा है, ठीक है। जहाँ से मेरे समस्तीपुर के बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन समस्तीपुर भी एक सुरक्षित लोकसभा है। सुरक्षित बोले तो वहाँ से केवल SC ST ही उठ सकते हैं, यानी अभिवंचित वर्ग के लोग भी उम्मीदवार बनते हैं। इसने राजनीतिक एवं अन्य असमानता को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया है।
परंतु कम जरूर किया है, यानी असमानता पहले की तरह बनी नहीं रही है। तो इसको भी अब व्याख्या करते हैं। तो देखो, लोकतंत्र क्या किया है? राजनीतिक एवं अन्य असमानता। राजनीतिक असमानता बोले तो पहले सिर्फ उच्च वर्ग के लोग ही उम्मीदवार बनते थे और जीतते थे। अभी क्या है, सभी वर्गों के लोग उम्मीदवार बनकर जीत रहे हैं। तो कहता है इसको पूरी तरह से समाप्त नहीं किया है, मतलब अभी भी जो असमानता है, सिर्फ अमीर लोग ही इलेक्शन लड़ते हैं, गरीब लोग इलेक्शन नहीं लड़ पाते हैं। इसको पूरी तरह से समाप्त नहीं किया है, परंतु कम जरूर किया है, यानी असमानता पहले की तरह बनी नहीं रही है। इस चीज़ को देखो, इसको अच्छे से समझो। इस लाइन को देखो, पहले क्या था? मान लो असमानता जो है लोकतंत्र के पहले, उसको तुम 100 असमानता था, लेकिन जब लोकतंत्र आया है तो ये असमानता घट के 30 पर आ गया है, यानी समाप्त पूरी तरह से नहीं हुआ है। समाप्त जो है वो नहीं हुआ है। क्या हुआ है? कम हुआ है। इस बात को ध्यान रखना। असमानता पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, तो क्या हुआ है? कम हुआ है। इसका क्या मतलब है? पहले जो असमानता था वह पहले की तरह बनी नहीं रही है। पहले 100 था तो ये पहले की तरह बनी नहीं रही है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब ये 30 हो गया है। तो अब इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन कैसा पूछता है। तो देखो, इसमें क्वेश्चन पूछेगा, पहला क्वेश्चन पूछेगा, लोकतंत्र के आने से असमानता पहले की तरह बनी हुई है, यह सत्य है या असत्य है? तो क्या है? पहले की तरह बनी हुई है, तो पहले की तरह नहीं बनी हुई है, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, देखो क्वेश्चन क्या रहेगा, असमानता पहले की तरह है। इसको हम बनाएंगे भी लास्ट में। असमानता पहले की तरह है, तो सत्य है या असत्य? तो ये क्या हो जाएगा? असत्य, क्योंकि असमानता पहले की तरह नहीं है। क्लियर हो गया? दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, क्या लोकतंत्र ने राजनीतिक एवं अन्य असमानता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है? तो आंसर हो जाएगा नहीं, समाप्त नहीं किया है। क्या किया है? कम किया है। फिर पूछेगा, क्या लोकतंत्र में अभी वंचित वर्ग के लोग उम्मीदवार बनते हैं? तो आंसर हो जाएगा सही। फिर क्वेश्चन पूछेगा, किसके कारण लोग अपने मताधिकार का प्रयोग बढ़ चढ़ कर रहे हैं? तो आंसर हो जाएगा शिक्षा के प्रसार के कारण। फिर पूछेगा, कौन सी व्यवस्था सभी शासन व्यवस्थाओं से बेहतर है? तो आंसर हो जाएगा लोकतंत्र। इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। इसमें बोले तो लोकतंत्र, कानून के समक्ष समानता होती है। यह बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ एक जैसा व्यवहार करता है, यानी बहुसंख्यकों का शासन लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। महिला पहले की अपेक्षा सत्ता में अधिक भागीदार बन रही है। सरकार जब कानून बनाती है तो उस पर जनप्रतिनिधियों के साथ साथ आम जनता के बीच भी खुलकर चर्चाएं होती है। समझते हैं इसको। कहता है लोकतंत्र में कानून के समक्ष समानता होती है, सभी बराबर है। यानी कोई व्यक्ति अगर गलती करेगा तो कानून से उसे दंड मिलेगा, चाहे वह किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी भी पोस्ट पर हो, या किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित हो। दूसरा, यह बहुमत समूह। बहुमत समूह कहे तो मान लो मधेपुरा है, एक कहावत है, रोम पोप का मधेपुरा गोप का। वहाँ यादवों की संख्या, भगवान श्री कृष्ण, यादव बोले तो भगवान श्री कृष्ण, यादवों की संख्या सबसे ज़्यादा है। और अल्प समूह हम मान लेते हैं वहाँ दलित की कोई जाति है जो कम है। ये है बहु में ज़्यादा में, और ये है लघु में अल्प में। इसको हम अल्प लिख देते हैं, ठीक है। तो कहता है लोकतंत्र दोनों समूह के साथ, इस समूह के साथ भी और इस समूह के साथ भी एक जैसा व्यवहार करता है। इसके भी वोट, एक व्यक्ति के वोट का उतना ही वैल्यू है, इसमें भी एक व्यक्ति के वोट का उतना ही वैल्यू है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि इसका वोट ज़्यादा है तो अगर ये लोग ज़्यादा वोट किसी को कर देंगे तो वही सांसद बने,
शरद यादव के पुत्र ही सांसद बने, ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन लोकतंत्र में दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार होता है। अगर ये गलती करते हैं तो इनको भी सज़ा मिलेगी, ये गलती करते हैं तो इनको भी सज़ा मिलेगी, ठीक है। एक जैसा व्यवहार करता है। कहने का मतलब है यानी बहुसंख्यकों का शासन लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। कहने का यह मतलब है कि क्या लोकतंत्र, इसको फिर से हम समझाते हैं। देखो, जीतने की संभावना किसकी है? जिसको यादव लोग वोट कर देगा, यानी शरद यादव के पुत्र की जीतने की संभावना है, ठीक है। तो कहता है यह बहुसंख्यकों का शासन लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। तो क्या हमेशा शरद यादव का पुत्र ही जीतेगा? नहीं, कभी कोई दलित भी जीत सकता है, यादव भी उसको वोट करते ही हैं, ऐसा नहीं है नहीं करते हैं, यानी यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। अब क्या है? महिला पहले की अपेक्षा सत्ता में अधिक भागीदारी बन रही है। अब देखो, सुपौल से सांसद बहुत दिन श्रीमती रंजिता रंजन जी रही हैं, जो श्री पप्पू यादव जी की धर्मपत्नी है। तो महिलाएं जो है सत्ता में अधिक भागीदारी बन रही है, पहले नहीं होता था। अब है, सरकार जब कानून बनाती है, सरकार कोई कानून बनाती है तो उस पर जनप्रतिनिधियों के अलावा यानी संसद में तो बहस होता ही है, इसके अलावा आम जनता भी उसके बीच चर्चा करती है। अभी तुम देखोगे प्रधानमंत्री कहीं पे किसी बात की चर्चा करते हैं तो वहाँ छात्र सब भी बैठे रहते हैं और प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछते हैं। यानी जनप्रतिनिधियों के साथ साथ आम जनता भी खुलकर उस पर चर्चा करती है। तो देखो इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा। पहला क्वेश्चन पूछेगा, लोकतंत्र में किसके समक्ष समानता होती है? तो आंसर हो जाएगा कानून के समक्ष। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, क्या लोकतंत्र बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ एक जैसा व्यवहार करता है? तो आंसर हो जाएगा हाँ। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? तो आंसर हो जाएगा बहुसंख्यकों का शासन। फिर है, लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी पहले की अपेक्षा क्या है? तो आंसर हो जाएगा ज़्यादा है। दूसरा, लोकतंत्र में सरकार जब कानून बनाती है तो उस पर जनप्रतिनिधियों के साथ आम जनता खुलकर चर्चा नहीं करती है, सत्य या असत्य? तो आंसर हो जाएगा असत्य, क्योंकि चर्चा तो होती है। इस तरह से क्वेश्चन को पूछेगा। आगे बढ़ते हैं। यह उत्तरदायी और वैध शासन व्यवस्था प्रदान करता है। लोकतंत्र लोगों के बीच टकराव को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया है, लेकिन टकराव को हिंसक और विस्फोटक बनने से रोका है। चलो इसको समझाते हैं। कहता है लोकतंत्र जो है वह उत्तरदायी और वैध शासन प्रदान करता है। उत्तरदायी का मतलब हुआ कि जो लोग सत्ता में हैं वो लोग जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आम जनता सवाल पूछ सकती है, प्रधानमंत्री आम जनता के प्रति जवाबदेह हैं। वैध शासन है, वैध बोले तो कानूनी शासन है, वही प्रधानमंत्री बनेगा जिसे जनता चुनेगी। तो ये उत्तरदायी और वैध शासन प्रदान करता है। क्लियर हो गया? अब आते हैं, कहता है लोकतंत्र लोगों के बीच टकराव को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया है। अब हम आते हैं जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। वहाँ के लोग क्या कर रहे थे? शेष भारत से लड़ रहे थे। तो अभी जो लोकतंत्र है अपने देश में, इसने क्या किया? टकराव को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया, लेकिन टकराव को हिंसक और विस्फोटक बनने से रोक दिया। आज धारा 370 खत्म हो चुका है और सभी लोग शांति से रह रहे हैं। यानी लोकतंत्र ने क्या किया? हिंसक और विस्फोटक बनने से इसको रोक दिया। याद रखना, लोकतंत्र किसी भी चीज़ को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया है, किसी भी चीज़ को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया है, उसको कम किया है। तो क्वेश्चन पूछेगा, कौन सी व्यवस्था उत्तरदायी और वैध शासन व्यवस्था प्रदान करती है? तो आंसर हो जाएगा लोकतंत्र। फिर कहेगा लोकतंत्र लोगों के बीच टकराव को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया है, तो क्या किया है? तो हिंसक और विस्फोटक बनने से रोका है।
क्वेश्चन ये है, लोकतंत्र लोगों के बीच टकराव को पूरी तरह से समाप्त किया है, सत्य या असत्य तो असत्य। टकराव को समाप्त नहीं किया है, कम किया है। क्या किया है? कम किया है, कम किया है, समाप्त नहीं किया है, कम किया है। आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र के बारे में तो पढ़ लिए, तानाशाही शासन के बारे में नहीं पढ़े, तो चलो हम लोग वो भी पढ़ लेते हैं। तानाशाही शासन में असमानताएं रहती हैं। हालांकि आर्थिक विकास की दृष्टिकोण से तानाशाही शासन में विकास दर ज़्यादा होती है। यानी लोकतंत्र और विकास साथ साथ नहीं चलते हैं। लोकतांत्रिक शासन में विकास की दर में कमी के बावजूद इसके अनेक सकारात्मक एवं विश्वसनीय फायदे हैं। जैसे कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए तो विकास नहीं किया जा रहा है तानाशाही व्यवस्था में। तो चलो इसको हम लोग समझते हैं क्या कहता है। पहला, तानाशाही शासन में असमानताएं रहती है। पाकिस्तान को देख लो, वहाँ पे सैन्य सरकार कभी भी आ जाती है, तो वहाँ या तो गरीब हैं या तो अमीर हैं। आम जनता को रोटी भी नसीब नहीं हो रही है। आए दिन तुम रील्स में देखना, ठीक है, पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। तो तानाशाही शासन में क्या होता है? असमानताएं रहती है। श्रीलंका भी बेहतरीन उदाहरण है, वहाँ पे भी कुछ दिन सैन्य शासन था। लेकिन हालांकि आर्थिक विकास की दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे तो तानाशाही शासन में विकास दर ज़्यादा होती है। विकास का जो दर होता है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? अगर सरकार को कहीं रोड बनाना है, चीन का उदाहरण लेते हैं, चीन में एक तरह से तानाशाही शासन है, ठीक है, वहाँ विकास दर ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? सरकार को अगर रोड बनाना है और कोई लोग विरोध भी कर रहे हैं तो सरकार नहीं मानेगी, रोड को बना देगी। मैं मुंगेर पुल का उदाहरण देता हूँ। मुंगेर पुल बहुत दिन से बन के रखा हुआ था, लेकिन जो पुल होता है गंगा पे और जो सड़क को जोड़ने के लिए जो अप्रोच रोड चाहिए वो नहीं बना था, क्योंकि लोग ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं थे। उसमें समय लगा, फिर लोग ज़मीन दिए और रोड बन गया। लेकिन चीन में ऐसा नहीं होता है, रोड बनना है तो बनना है, यहाँ तक कि नेपाल में भी नहीं होता है। तो इसलिए वहाँ विकास दर ज़्यादा है। लेकिन ये गलत बात है, हमें सबको साथ लेके चलना है। तो इसलिए कहता है लोकतांत्रिक शासन में विकास की दर में कमी होती है, लेकिन इसके अनेक सकारात्मक एवं विश्वसनीय फायदे हैं। कभी अब देखो, तानाशाही में विकास तो हो रहा है, लेकिन विकास ऐसा भी तो हो सकता है ना, किसी बड़े पूंजीपतियों को फायदा दिलाने के लिए किया जा रहा हो। तो यही सब चीज़ है। तो इसको अब हम लोग समझते हैं। तो देखो, क्वेश्चन पूछेगा तानाशाही शासन में क्या रहती है? तो असमानताएं रहती है। फिर पूछेगा किस शासन में विकास दर ज़्यादा होती है? तो आंसर हो जाएगा तानाशाही शासन में, ठीक है। फिर पूछेगा लोकतंत्र और विकास साथ साथ चलते हैं, सत्य या असत्य? देखो, साथ साथ चलते हैं, हम नहीं नहीं बोल रहे हैं, साथ साथ चलते हैं। तो क्या हो जाएगा? असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। लास्ट लाइन है, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक है विकास। जहां तक भारतीय लोकतंत्र का सवाल है तो यह ब्रिटिश काल के शासन से बेहतर है। जनता द्वारा आपराधिक छवि के लोगों को खारिज किया जा रहा है और जनता द्वारा सत्ता में बैठे लोगों का मूल्यांकन किया जा रहा है। तो देखते हैं क्या सब पूछेगा, समझते हैं। कहता है अगर लोकतंत्र की उपलब्धि की बात करें तो सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? विकास। सभी तरफ विकास हो रहा है, सारे लोगों का विकास हो रहा है। विकास दर कम जरूर है, लेकिन विकास हो रहा है, ठीक है। और अगर हम भारतीय लोकतंत्र का सवाल करें तो ब्रिटिश काल में जो हमारी स्थिति थी उससे हमारी स्थिति अभी बेहतर है, क्योंकि विकास हो रहा है, सभी लोगों का विकास हो रहा है। कुछ लोगों का ही विकास नहीं, सभी लोगों का विकास हो रहा है। अभी जो इलेक्शन हो रहा है, लोग आपराधिक छवि के लोगों को नहीं पसंद कर रहे हैं। अगर कोई अपराधी इलेक्शन में उठता है तो वो हार रहा है और जनता द्वारा सत्ता में बैठे लोगों का मूल्यांकन किया जा रहा है। आज अगर मोदी जी फिर से चुनाव में
खड़े हुए हैं, तो 10 सालों में उन्होंने क्या किया, उनका मूल्यांकन किया जा रहा है जनता द्वारा। तो इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन क्या सब पूछेगा। पहला क्वेश्चन पूछेगा लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है, तो आंसर हो जाएगा विकास। फिर क्वेश्चन पूछेगा भारतीय लोकतंत्र ब्रिटिश काल के शासन से बेहतर है या खराब, तो आंसर हो जाएगा बेहतर। फिर पूछेगा जनता द्वारा किस तरह की छवि के लोगों को खारिज किया जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा आपराधिक। क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, asanbiharboard.co.in पे जाएंगे और वहाँ जा कर के हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट को देंगे। लैपटॉप में ऐसा दिखेगा और मोबाइल में इस तरह का दिखेगा। इसके बाद हम बहुत जल्द लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को लेकर के आएंगे। तो अब हम लोग टेस्ट देने के लिए चलते हैं।